Good morning, everybody. Welcome to our online classes. In our previous class, we will discuss our chapter number 20, Farming Brings Prosperity. And today we will discuss its bookwork related to chapter number 20. So let's start. First is objective type question. First one is who lives in the cow shed? Cow shed में कौन रहता है? So options are cow, camel, horse. तो cow shed में कौन रहता है? Cow. So our answer is answer number A. Next one is which festival is celebrated in Kerala in the occasion of ripening of crops? Crop की ripening पर means फसल के पकने पर केरला में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? Options are मकर संक्रांति, ओणम and पोंगल. Our answer is ओणम. Third one is which one is not related to agriculture? Agriculture से related क्या नहीं है? First is plugging of field, harvesting of crops and extraction of oil from seeds. तो जो हमारा फार्मिंग से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. प्लगिंग करते हैं हम फील्ड्स की, है ना. सीड को सो करने से पहले फील्ड को प्लग किया जाता है एंड जब जो क्रॉप है वो राइप हो जाती है, पक जाती है फसल, तो उसका हार्वेस्टिंग किया जाता है. ठीक है. सीड से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना, लाइक मस्टर्ड सीड है ना, या सनफ्लावर सीड है, उसमें से हम क्या करते हैं, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल को अलग करते हैं. ये एक डिफरेंट प्रोसेस है. ठीक है. ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है. सो हमारा आंसर होगा आंसर नंबर सी. Fourth one is पोंगल is celebrated in. पोंगल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश. So our answer is तमिलनाडु. Second question is fill in the blanks. First is animal fair is celebrated in Pushkar on the कार्तिक पूर्णिमा. एनिमल जो फेयर है, पशुओं के लिए जो मेला लगता है जहाँ पे एनिमल्स की सेलिंग एंड बाई की जाती है, उन्हें खरीदा जाता है एंड बेचा जाता है. ये कार्तिक पूर्णिमा पर जो एनिमल फेयर है कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? पुष्कर में. सेकेंड वन इज वी शुड नॉट यूज द प्लास्टिक बैग्स. हमें क्या यूज नहीं करने चाहिए? प्लास्टिक बैग यूज नहीं करने चाहिए बिकॉज एनिमल जो है जब वो फूड ईट करते हैं, अगर हमने इन प्लास्टिक बैग का यूज किया और हमने इसी में ही फूड को थ्रो कर दिया है तो एनिमल फूड के साथ प्लास्टिक बैग भी ईट कर लेते हैं. ठीक है. एंड ये जो प्लास्टिक बैग हैं उनकी जो फूड पाइप है या जो उनका स्टमक है वहां जाकर उनकी जो फूड पाइप है उसमें स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं. ठीक है. एंड एनिमल की डेथ हो सकती है. सो हमें प्लास्टिक बैग्स यूज नहीं करने चाहिए. We get different types of products from domestic animals. Domestic animals means जिन्हें हम पालते हैं. ठीक है. पालतू जो पशु होते हैं उनसे हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स गेट कर सकते हैं. लाइक अगर हमने काऊ का रियरिंग किया है, पशुपालन किया है, तो हमें उससे मिल्क मिलता है. उस मिल्क से हम कर्ड बना सकते हैं, घी बना सकते हैं. काऊ डंग को हम एज अ मैन्योर यूज कर सकते हैं. ठीक है. अगर हमने वूल हमें चाहिए तो उसके लिए हमें शीप का हम वो करते हैं, उसकी रियरिंग करते हैं. ठीक है. तो इस तरह जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनसे हम डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो गेट कर सकते हैं. हॉर्स इज यूज्ड इन पोलो स्पोर्ट्स. ठीक है. पोलो स्पोर्ट्स एक गेम होता है जो कि हॉर्सेस का यूज करते हुए खेला जाता है. तो पोलो स्पोर्ट्स में हम कौन से एनिमल का यूज करते हैं? दैट इज हॉर्स. हम हॉर्स का यूज करते हैं. Fifth one is on Makar Sankranti. पोंगल is celebrated in तमिलनाडु. तमिलनाडु में कौन सा फेस्टिवल जब मकर संक्रांति होती है? तो मकर संक्रांति तो क्या है, यहाँ पंजाब में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. उसी वक्त पर जो तमिलनाडु में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? पोंगल. ओके. नाउ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज अ स्केयरक्रो? स्केयरक्रो क्या होता है? स्केयरक्रो इज अ मैन लाइक वुडन स्टैचू. ठीक है. जो एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है जो कि किससे रिसेंबल करता है? ह्यूमन फिगर से. जैसे दूर से देखेंगे तो ऐसे लगता है कि कोई मैन खड़ा है. ठीक है. तो एक मैन लाइक वो स्टैचू होता है उसका, जो कि फील्ड में या खेत में उसे सेटअप किया जाता है. किस लिए? टू स्केयर बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अ फील्ड. खेत से दूर रखने के लिए, बर्ड्स एंड एनिमल्स को स्केयर करने के लिए, डराने के लिए उसे फील्ड में या फार्म्स में यूज किया जाता है. ठीक है. ताकि वो हमारी जो क्रॉप है उसे हार्म नहीं करे.
नेक्स्ट वन इज व्हाट इज कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है? कोल्ड स्टोरेज इज अ रूम फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ क्रॉप। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज एक रूम होता है जहां पर हम जो अपनी क्रॉप्स है उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। और वहां पर हमें जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए उस रूम में। ठीक है, वहां पर मॉइस्चर नहीं होता है उस रूम में, बिकॉज अगर वहां पर मॉइस्चर होगा एंड अगर वो रूम है उसको हमने बंद कर दिया तो वहाँ वहाँ का टेम्परेचर भी होगा, तो वहाँ के जो क्रॉप सीड रखे हैं वहाँ पे उनमें क्या हो सकता है, या तो जर्मिनेशन हो सकता है या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसे इन्फेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं और आपकी जो क्रॉप्स है उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज एक ऐसा स्पेसिफिक रूम होता है जो कि क्रॉप के प्रिजर्वेशन के लिए बनाया जाता है। Third one is what problems could be faced in grain storage. Grain storage के टाइम पर हम किस तरह की जो problems हैं वो face कर सकते हैं. So moisture in ground and epidemic of organism are the main problem in grain storage. Grain storage के टाइम पर हमें टू थिंग्स का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि जो ग्राउंड पे मॉइस्चर है, ठीक है, जमीन पर हमने जिन भी सैक्स में या बैग्स में अपनी क्रॉप को स्टोर करके रखा है, तो वहां पर जो ग्राउंड है उस वहां पर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड एपिडेमिक ऑफ ऑर्गेनिज्म मींस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका एपिडेमिक मींस महामारी, बहुत ज्यादा अमाउंट में वो ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी ग्रोथ नहीं हो, इन दोनों चीजों का हमें ग्रेन स्टोरेज के वक्त इन दोनों प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ सकता है, तो हमें इसके लिए पहले से प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है। नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ डिजीजेस सफर्ड बाय एनिमल्स। एनिमल्स किन डिजीज से सफर करते हैं, मीन्स एनिमल्स को कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं उनके नाम बताने हैं। तो फर्स्ट है फुट एंड माउथ डिजीजेस हो सकती हैं उन्हें। सेकंड वन इज मैस्टिटिस एंड लूपस। ये जो डिजीज हैं हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। इनमें फुट एंड माउथ डिजीज हो सकती है एनिमल्स को। उसके अलावा एनिमल्स का जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, लूपस में क्या होता है, उसको उसको ऑटो इम्यून डिजीज भी कहते हैं। इसमें जो एनिमल्स का इम्यून सिस्टम है वो अपने ही जो टिश्यू है उन्हें डैमेज करने लगता है। एंड मैस्टिटिस में क्या होता है, इसमें जो उसकी ब्रेस्ट होती है जो एनिमल्स की, ठीक है, जहाँ से हम मिल्क निकालते हैं, वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये डिजीज एनिमल्स को हो सकती है। नेम डिफरेंट फूड मटेरियल वी गेट फ्रॉम द डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल से हम कौन से फूड जो मटेरियल्स हैं वो गेट कर सकते हैं, हमें उनके नेम बताने हैं। सो वी गेट different types of products from domestic animals like milk, ghee, curd, butter, dung, leather, etc. ठीक है, एनिमल्स की जो स्किन होती है उससे हम उनसे हमें लेदर मिलता है। ठीक है, इस तरह हम अगर वो हॉर्स या हेयर को हमारा डोमेस्टिक एनिमल है तो उनसे हम हेयर गेट कर सकते हैं, शीप से हम वूल गेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड मिल्क तो है। ठीक है, तो ये सब थिंग्स जो है हम एज अ फूड हम सिर्फ यूज कर सकते हैं। किस क्या गेट करते हैं, मिल्क, घी, कर्ड एंड बटर। ठीक है, उसके अलावा ये डंग एंड लेदर है, ये एक्स्ट्रा थिंग्स हैं जो हम एनिमल से गेट करते हैं। You would have seen many domestic animals in your surrounding. Name any three animals. अपने अपने चारों तरफ बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स देखे होंगे, तो आप उनमें से कोई भी थ्री जो एनिमल्स हैं उनका नेम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है पेपर, तो आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। सो यहाँ पे आंसर है काउ, डॉग एंड गोट। नाउ नेक्स्ट इज What is organic fertilizer? Organic fertilizers क्या होते हैं? So organic fertilizers means native fertilizer which is formed by the feces of domestic animals. Feces क्या होता है? वही dung animal का, ठीक है? जैसे काउ डंग है, गाय का गोबर है ना, भैंस का गोबर है, या अदर जो एनिमल्स हैं उनका जो भी डंग होता है उसका यूज करते हुए। एंड हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया, डिस्कस किया था, जिसमें हम एक पिट या गड्ढा खोदते हैं जिसमें हम काउ डंग है एंड ट्री की जो ड्राई लीव्स हैं या ब्रांचेस हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के पील्स हैं, छिलके हैं, उन्हें हम एक गड्ढे में डालकर और उसे हम प्रॉपर टाइम टू टाइम पानी देते हैं, तो वो थोड़े टाइम बाद नेचुरली किसमें कन्वर्ट हो जाता है,
फर्टिलाइजर में, तो उस फर्टिलाइजर या मैन्योर को हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह नेटिव फर्टिलाइजर जो आपने खुद बनाया है अपने होम पे, घर पे आपने प्रिपेयर किया, ठीक है, एंड जो कि किससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स के फीसेस से, अपने जो पालतू एनिमल हैं। What is the bad effect of using large amount of chemical fertilizers? केमिकल फर्टिलाइजर्स का अगर आप लार्ज अमाउंट में यूज करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ बैड या फिर नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। तो वो कौन से नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं? More uses of chemical fertilizer decrease the productivity of plant। जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी है, क्रॉप को ग्रो करने की जो कैपेबिलिटी होती है सॉइल में, लैंड में, उस प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, वो डिक्रीज कर देता है, जो केमिकल फर्टिलाइजर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिजीजेस कॉज्ड बाय केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर्स को जब हम अपनी क्रॉप्स पे अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत ही प्रिकॉशन या सावधानी से उसे करना चाहिए यूज वहाँ पर क्रॉप में, बिकॉज वो हमारी ह्यूमंस की बॉडी के लिए भी बहुत हार्मफुल हैं और हमें डिफरेंट काइंड्स की डिजीजेस हो सकती हैं। कौन सी डिजीज? लाइक हेडेक, स्किन डिजीजेस, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड रेस्टलेसनेस एक्सेट्रा, ठीक है। सर दर्द हो सकता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, वॉमिटिंग होना है जैसे स्टमक एक है, पेट दर्द है, एंड रेस्टलेसनेस, बेचैनी या जिसे घबराहट हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो केमिकल ऑर्गेनाइजर फर्टिलाइजर से हो सकती हैं। Now next question is from where do farmer get seed for sowing? अपने फार्म में सो करने के लिए, बीज बोने के लिए फार्मर जो सीड है वो कहाँ से गेट कर सकते हैं? सो फार्मर गेट सीड्स फॉर सोइंग फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी और फ्रॉम सीड शॉप, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से, अदरवाइज सीड जो शॉप्स अवेलेबल है मार्केट में, वहां से आप सीड, जो फार्मर्स हैं वो सीड गेट कर सकते हैं। Now long question answer. First question is with the help of which chemical fertilizers do we make the soil fertile, ठीक है। तो हम with the help of which chemical fertilizer, कौन सा जो ऐसा केमिकल फर्टिलाइजर्स के हमें नेम बताने हैं जिसकी हेल्प से हम जो सॉइल की फर्टिलिटी है या सॉइल को फर्टाइल बना सकते हैं, उसकी जो उपजाने की फसल उगाने की उपजाऊपन की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स के नेम बताने हैं। So chemical fertilizers like urea, DAP, diammonium phosphate, zinc phosphate, NPK, etc. are used to make the soil fertile, ठीक है। NPK क्या है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटेशियम, ठीक है। ये भी केमिकल ही होते हैं जिन्हें हम एज अ फर्टिलाइजर NPK को भी यूज कर सकते हैं सॉइल को फर्टाइल करने में। Why should we not use plastic bag for throwing away the leftover food? हमें leftover food means बचा हुआ जो खाना है उसे थ्रो करने के लिए हमें प्लास्टिक बैग यूज क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके आपको रीजंस बताने हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? हम आप जब आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो स्लोली टाइम के साथ में रॉट हो जाते हैं, मीन्स गल जाते हैं एंड सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। उन ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। लाइक वेजिटेबल्स पील्स हैं, फ्रूट्स के पील्स हैं, छिलके हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी इस तरह की थिंग्स हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल है, मीन्स रॉटन हो जाता है उनका, धीरे धीरे वो गलकर या सड़कर सॉइल में मिक्स हो जाती है। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कभी भी रॉटन नहीं होते हैं और सॉइल में मिक्स नहीं होते हैं। वो 1000 ईयर्स तक एज इट इज रहते हैं। जिस पोजीशन में आपने उन्हें आज फेंका है, कहीं पर थ्रो किया है, 1000 ईयर्स बाद भी वो वैसी ही कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। वो डिग्रेडेबल नहीं होते हैं। लाइक प्लास्टिक है, अगर आपने प्लास्टिक आज कहीं थ्रो किया है तो वो उसका रॉटन नहीं होगा, वो सॉइल में मिक्स नहीं होता है, वो मैनी ईयर्स तक वैसा ही रहता है, ठीक है। इसी तरह ग्लास या कांच के टुकड़े बोलते हैं जिसमें पीसेस हैं, वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो प्रोडक्ट है वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो प्लास्टिक बैग भी क्या है, एक जो प्लास्टिक है वो भी क्या है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स है।
सेकंड पॉइंट है द एनिमल्स swallow these bags and die। जो एनिमल्स हैं वो जब वो फूड को ईट करने के लिए जाएंगे, जो आपने इन बैग में डाल के थ्रो किया है, तो वो उस फूड के साथ इस बैग को भी ईट कर लेते हैं एंड ये बैग उनकी जो फूड पाइप है या स्टमक है उसको ब्लॉक कर देता है और वो डाई हो सकते हैं, मीन्स मर सकते हैं। These bags make the soil infertile। और ये जो बैग हैं सॉइल को क्या बनाते हैं, इनफर्टाइल बनाते हैं। बिकॉज इन जो बैग्स हैं प्लास्टिक बैग, उसकी सॉइल पे क्या बनती जाएगी, एक लेयर बनती जाएगी, है ना। बिकॉज ये रॉटन होकर सॉइल में तो मिक्स होते नहीं है, तो ये सॉइल के ऊपर क्या बना देते हैं, एक लेयर बनाते हैं, ठीक है। जिससे जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, क्रॉप को ग्रो करने की जो उसकी कैपेबिलिटी है वो रिड्यूस होती है, सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है। Now next question is mention three disadvantages of using polythene bag। polythene bag को use करने के disadvantage means क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। advantage means क्या होता है, प्रॉफिट या फिर लाभ, ठीक है। एंड disadvantage means क्या हम उसे नुकसान हो सकते हैं उसके। फर्स्ट है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप इस तरह के पॉलिथीन बैग्स फेंकते हैं और वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, रॉटन नहीं होते हैं, मैनी ईयर्स, 1000 ईयर्स तक एज इट इज वैसे ही एनवायरमेंट में रहते हैं, तो ये ऐसी जो थिंग्स हैं पॉलिथीन बैग से, ये एनवायरमेंट को क्या करती है, पॉल्यूट करती है। सॉइल में जा रही है तो ये किस तरह का पॉल्यूशन करती है, सॉइल को पॉल्यूट करती है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कर सकती है पॉलिथीन बैग। सेकंड इज ब्लॉकेज ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। अगर यही पॉलिथीन बैग आपके घर का जो पानी निकल रहा है बाहर नालियों में एंड जो आपके सीवरेज में जा रहा है, अगर वहां पर ये पॉलिथीन्स चली जाती हैं तो उस ड्रेनेज सिस्टम को क्या कर देती है, ये ब्लॉक कर देती है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज मेक द सॉइल इनफर्टाइल। और ये सॉइल को क्या बनाती है, इनफर्टाइल बना देती है। Next question is enlist the products obtained from the following crops and complete the table given below। नीचे हमें अभी यहाँ टेबल दी गई है जिसमें हमें क्रॉप्स के नेम लिखे हैं वन साइड में एंड सेकंड साइड में हमें इससे गेट होने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं इससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं उनका हमें नेम लिखना है, ठीक है। फर्स्ट वन इज मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या होता है, सरसों, ठीक है। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, क्या गेट कर सकते हैं प्रोडक्ट, मस्टर्ड से हम ऑयल एंड ऑयल केक्स। सेकंड इज कॉटन। कॉटन से हम कॉटन फाइबर एंड कॉटन सीड। थर्ड वन इज शुगर केन। शुगर केन से हम क्या गेट कर सकते हैं, शुगर केन का जो जूस होता है उससे हम शुगर बना सकते हैं एंड जैगरी मीन्स गुड़, ठीक है। चीनी और गुड़ हम बना सकते हैं शुगर केन से। ये जो प्रोडक्ट है ये हम ऑब्टेन कर सकते हैं। Next question is write names of any three animals found around your area and the products obtained from them। अभी हमने crops and उसके product जो हम उससे obtain कर सकते हैं वो बताया। अब आपको 3 animals के name बताने हैं जो कि आपके surrounding present हैं और आप उससे कौन कौन से जो products हैं वो gain कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट एनिमल इज काउ। काउ से आप क्या गेट कर सकते हैं, मिल्क एंड मिल्क से आप कर्ड, चीज बना सकते हैं। उसके अलावा काउ का जो डंग है वो भी आप एज अ प्रोडक्ट मैन्योर बनाने के लिए उसे यूज कर सकते हैं। सेकेंड इज बफेलो। बफेलो से भी हम मिल्क गेट करते हैं, उस मिल्क से हम कर्ड एंड चीज गेट कर सकते हैं एंड ऑल्सो द डंग हमें ऑब्टेन होता है। थर्ड वन इज शीप। शीप से हम क्या गेट कर सकते हैं, मिल्क गेट कर सकते हैं, वूल उसका जो ऊन है वो गेट कर सकते हैं एंड मीट, ठीक है। उसका मीट भी ईट करते हैं कई लोग, तो वो हम गेट कर सकते हैं। Now next question is write the name of 3 animals found near your area and name the business associated with them। 3 animals के नेम बताने हैं एंड उनसे रिलेटेड जो बिजनेस है वो आपको बताना है, ठीक है। सो नेम द एनिमल्स इज फर्स्ट वन इज काउ। काउ का को एज अ बिजनेस हम क्या, कौन कौन से बिजनेस है, सेलिंग मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। उसका हम मिल्क सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं एंड डेयरी प्रोडक्ट मीन्स मिल्क से बनने वाली चीजें होती हैं लाइक घी, कर्ड, पनीर, चीज, है ना। ये जितनी भी थिंग्स हैं इन्हें हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो आप मिल्क सेल कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, उसे हम एज अ बिजनेस आप यूज कर सकते हैं। सेकंड एनिमल इज हॉर्स। हॉर्स से आप कौन सा बिजनेस रन कर सकते हैं, राइडिंग हॉर्स कार्ट राइड कर सकते हैं, रेसिंग में यूज कर सकते हैं उसे
एंड यूज इन पोलो स्पोर्ट्स, जो गेम्स है वहां पर भी आप हॉर्सेस को उस गेम में भी पार्टिसिपेट करवाकर मनी को अर्न कर सकते हैं, एज अ बिजनेस उसे आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह कैमल्स, कैमल से हम क्या गेट करते हैं, गेटिंग वूल, वूल गेट कर सकते हैं। राइडिंग ऑफ कैमल कार्ट जो होती है ऊंट गाड़ी जिसे हम बोलते हैं वो राइड कर सकते हैं। एंड यूज इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आपको कोई गुड्स कैरी करके ले जानी है, थिंग्स लेकर जानी है, तो आप ट्रांसपोर्टेशन में भी कैमल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेन ऑन द क्रॉप्स, क्रॉप्स पर रेन का क्या इफेक्ट होता है वो हमें बताना है। तो हम रेन का क्या इफेक्ट रहेगा, इट इज रेन टाइम, इफ द रेन टाइमली द क्रॉप प्रोडक्शन इन द फार्म्स इज हाई, अगर बारिश टाइम पर हो जाती है तो जो क्रॉप का प्रोडक्शन है, फसल का जो उत्पादन है वो फार्म्स में, खेत में बहुत ही ज्यादा होता है, अच्छा होता है। समटाइम्स इट डज नॉट rain timely or due to heavy rainfall or no rainfall at all the crops spoil, बट कभी कभी क्या होता है, रेन जो है वो टाइमली नहीं होती है, या बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गया है, या फिर बारिश हुई ही नहीं है, ये तीनों रीजन हो सकते हैं, ठीक है। बारिश टाइम पर नहीं हुई है और हैवी रेनफॉल हुआ है, एंड अगर रेनफॉल बिल्कुल नहीं हुआ है, बारिश बिल्कुल नहीं आई है, देन क्या होगा, देन द स्पॉइल, देन द क्रॉप स्पॉइल, जो क्रॉप है वो स्पॉइल हो जाएगी, डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। Many times the crops are infected and hence destroyed, और बहुत बार क्या होता है, जो इंसेक्ट है, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, फसल को, क्रॉप को इन्फेक्टेड कर देते हैं एंड उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इट हैज अ वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन द अर्निंग ऑफ द फार्मर्स, और ये फार्मर की अर्निंग पर, जो उनकी मनी अर्निंग का सोर्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। अगर क्रॉप डिस्ट्रॉय होती है तो ये उन पर बहुत ही एक एडवर्स मींस नेगेटिव इफेक्ट डालती है फार्मर की अर्निंग पर। Next question is what are the bad effect of chemical fertilizer and pesticide? Pesticides and जो chemical fertilizers है उसका crop पर क्या bad effect होता है? So due to the excessive use of chemical fertilizer, there is a gradual decrease in the productivity of the land. धीरे धीरे क्या होता है, जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होने लगती है, कम होने लगती है। दे मे कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक हेडेक, स्किन डिजीज, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम एंड रेस्टलेसनेस एक्सेट्रा, इस तरह की डिफरेंट प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ द टूल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर इन योर सराउंडिंग, एनी थ्री। आपके सराउंडिंग में एग्रीकल्चर से होने वाले इनमें जो टूल्स यूज करते हैं उन कोई भी थ्री टूल्स के नेम आपको बताने हैं। सो फर्स्ट वन इज प्लग, देन शेड, स्पेड एंड एक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्राइब एनिमल हस्बेंड्री एज अ बिजनेस, ठीक है। एनिमल को जो हम रियरिंग करते हैं उसे हम बिजनेस की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। सो एनिमल हस्बेंड्री इज ऑल्सो ऑफ great important in the form of business. Many people do dairy business by rearing cattle and selling their milk. People who rear horses have many occupations like riding a horse cart, participating in horse racing, arranging horses for sports, and arranging horses for the brides and grooms in the marriages. We get wool by rearing sheep. हम sheep को अगर rear करते हैं, भेड़ को पालते हैं तो हम wool get कर सकते हैं। Now next question is if there is less production of crops in any farmer field, then find out the reason for the same. तो हमें रीजन फाइंड आउट करने हैं। सो रीजन फॉर द लेस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फर्स्ट वन इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, failure of sowing of crop in time due to shortage of money, loss of crops due to animals, and some natural disaster like drought, heavy rainfall, hailstorm, etc. can decrease the production of crop. 12th question is what question will you ask the horse breeder to get information regarding the diet, maintenance and their business? Write any 5 questions about it.
हाउ मैनी हॉर्सेज देयर आर योर स्टेबल। आप जो हॉर्स को रियर करते हैं उनसे आप किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके जो स्टेबल है जहाँ पर हॉर्स को आप रखते हैं वहाँ कितने हॉर्सेज हैं। हाउ मैनी पीपल आर देयर टू टेक केयर ऑफ द हॉर्सेज। कितने पीपल हैं वहाँ पर। व्हाट डू यू फीड देम। आप उन्हें क्या फीड करते हैं, क्या खिलाते हैं। एंड व्हेन एंड वेयर डू यू यूज दीज हॉर्सेज। आप कब और कहाँ इन हॉर्सेज को यूज करते हैं। एंड हाउ मच इनकम डू यू गेट बाय यूजिंग दीज हॉर्सेज। आप कितना इनकम मीन्स कितना मनी गेट कर सकते हैं। Now, what question would you ask to the person doing farming and animal husbandry to get information related to his business? Write any 5 question. First question क्या होगा। From do you get the seed of the crop for your sowing in the farms? आप अपने farms में sow करने के लिए seed कहाँ से get करते हैं। Which implements are used in agriculture? कौन कौन से implements या tool use किए जाते हैं agriculture में। Which fertilizers do you use in agriculture? आप किस तरह के जो fertilizers use करते हैं। And what is the uses of animal in agriculture? Animals के use कौन सा animal आप use करते हैं। And what are the benefits of animals rearing with agriculture? Now visit any cow shed in your nearby area and find out what sort of arrangement are done for the doing dairy products. ठीक है, so arrangement of proper cow sheds and availability of food for the cows. इस तरह के arrangement वहाँ पे किए जाते हैं। So our next chapter we